हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है डोस्फेयर में। वेलकम टू क्लास 9th फिजिक्स। आज पहला दिन है। आज से हम एक ऐसा सफ़र शुरू करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ तुम्हारे एग्जाम्स में काम आएंगे बल्कि तुम्हारी डेली लाइफ को भी समझने में मदद करेंगे। फिजिक्स कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये तो दुनिया है रूल बुक की। हर चीज़ जो तुम देखते हो, साइकिल का चलना, ट्रेन का हॉर्न, फ़ोन का वाइब्रेशन, फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हैं। और आज हम बात करेंगे मोशन की, मतलब वो चीज़ जो हिलती डुलती है या चलती है। सोचो, जब तुम सुबह उठ के स्कूल के लिए भागते हो या जब मम्मी बोलती हैं जल्दी दूध लेके आओ, तब भी मोशन का खेल चल रहा होता है। फिजिक्स के इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि चीज़ें क्यों और कैसे मूव करती हैं। ये सिर्फ फॉर्मूला रटने का गेम नहीं है, यह समझने का मज़ा है कि दुनिया कैसे काम करती है, फिजिक्स क्यों मैटर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि तुमने कभी सोचा है कि एरोप्लेन स्काई में कैसे उड़ता है, या कार का ब्रेक्स इतने जल्दी कैसे रोक देते हैं कार को, ये सब फिजिक्स की वजह से है। साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो और न्यूटन ने मोशन के रूल्स बनाए हैं जो आज भी हर टेक्नोलॉजी में काम आते हैं। नासा का रॉकेट हो या टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कार्स, मोशन का साइंस सबका बेस है। और क्लास 9th में हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब तुम भी एक छोटा सा साइंटिस्ट बनने के रास्ते पे हो। आज के चैप्टर में हम मोशन के बेसिक समझेंगे। यह क्या होता है? सिंपली जब कोई चीज़ अपनी पोजीशन चेंज करती है टाइम के साथ, उसे मोशन कहते हैं। लेकिन इसमें ट्विस्ट है, हम सीखेंगे रेफरेंस पॉइंट, कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ मूव कर रही है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कितना चला और असल में कहाँ गया, स्पीड और वेलोसिटी, कितनी तेज चला और किस तरफ चला। और मज़ेदार तरीके से हम कई सारी चीज़ें समझेंगे, जैसे एक्सेलरेशन, फ्री फॉल, ग्राफ्स। हर कॉन्सेप्ट के साथ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे साइकिल की स्पीड ब्रेकर, ट्रेन का सफ़र या क्रिकेट बॉल का थ्रो, ताकि तुम्हें लगे अरे ये तो मेरे लाइफ में भी होता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला टॉपिक है, जो पहला पॉइंट है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है रेफरेंस पॉइंट, यानी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ ना कि मोशन, जबकि पूरे फिजिक्स के लिए एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट और टॉपिक है जिसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का, किसी भी थ्योरी का अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें तो पूरी की पूरी थ्योरी बदल सकती है, पूरी फिजिक्स बदली जा सकती है अगर हम रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दें। तो मोशन के पर्सपेक्टिव से भी और फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी रेफरेंस पॉइंट जो है वो बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको मज़ा आएगा समझने में। तो चलिए पढ़ते हैं कि रेफरेंस पॉइंट एग्जैक्टली आखिर होता क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट कंसिडर इन अ लाइन सरफेस सो दैट द मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड ईजिली बाई लोकेटिंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मैं पहले आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर वापस डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर हमें समझ देखते हैं कि हमें डेफिनेशन एग्जैक्टली समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि रेफरेंस पॉइंट एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, सिनेरियो पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि सिनेरियो में हो क्या रहा है, इससे हम रेफरेंस पॉइंट कैसे समझ रहे हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे। ठीक है, डीप टू डीप जाएंगे हम, आप परेशान मत होइएगा, आपको सब कुछ ईजिली समझ में आने वाला है। ठीक है, तो समझिए, मान लिया ये एक रेलवे स्टेशन है, ठीक, और यहाँ पर एक ट्रेन है और आप यहीं खड़े हो, जस्ट बगल। ठीक है, आप यहीं हो। ठीक, अब मैंने पूछा आपसे कि ट्रेन कितनी दूर है। मैंने पूछा आपसे कि ट्रेन कितनी दूर है, तो आपने क्या बोला कि ट्रेन जो है वो मेरे से 0 मीटर दूर है। क्या बोले? मेरे से 0 मीटर दूर है। मतलब आपने एक पॉइंट से पॉइंट तक का डिस्टेंस बताया कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस जो है वो 0 मीटर है, आपने ये बोला। ठीक है, मतलब आप किसी पॉइंट से किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं, उसी को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, किसी पॉइंट से किसी चीज़ का मेज़र करना। ठीक है, मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल से इसे समझाता हूँ। अगर इसी में ही देखें, मैं बोला, मान लो मैं किराने वाले से बोलता, लेट सपोज किराने का दुकान इधर है। ठीक है, किराने का दुकान है, मैंने उससे पूछा कि ट्रेन कितनी दूर है, तो क्या बोलेगा कि नहीं साहब, मेरे से ट्रेन जो है वो तो मान लिया 100 मीटर दूर है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एग्जैक्टली ट्रेन कितनी दूरी है? तो हमें समझ में आया कि ट्रेन कहीं है नहीं, ट्रेन की दूरी किसी रेफरेंस पॉइंट से नापी जा सकती है, और वो रेफरेंस पॉइंट ही डिसाइड करता है कि कोई चीज़ आपसे कितनी दूर है या कहाँ है। ये एक एग्जांपल है, हर चीज़ में रेफरेंस पॉइंट होता है। किसी चीज़ को समझना हो, कोई लॉजिक हो, हर चीज़ का कोई एक रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ से हम चीज़ों को समझते हैं या जानते हैं। यहाँ जैसे एग्जाम्पल मेज़र करने का है, किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि ठीक और डीप में समझने के लिए। जैसे मान लिया यही रेलवे क्रॉसिंग थी, यही थी। ठीक है, मैंने क्या, ये था टेन बॉक्स और आप थे यहाँ, आप थे यहाँ। समझ में आया आपको बात एग्जैक्टली कि मैं क्या कर रहा हूँ? अब आपका दोस्त ट्रेन पे बैठता है और ट्रेन आगे मूव करती है।
ठीक, अब ट्रेन जो है वो मूव करके यहाँ पहुँच गई, ट्रेन आगे बढ़ रही है, आपका दोस्त ट्रेन में है और आप यहाँ हैं। अब लेट सपोज ये डिस्टेंस हो गई 200 मीटर, समझ में? अब मैंने पूछा ट्रेन कहाँ जा रही है या किस तरफ जा रही है, तो आपने क्या बोला कि ट्रेन मुझसे पहले 0 मीटर पे थी, अब मुझसे ट्रेन दूर जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। अब मैंने आपके दोस्त से पूछा कि ट्रेन कहाँ जा रही है, तो क्या बोलेगा कि मैं ट्रेन तो कहीं नहीं जा रही है, ट्रेन में मैं बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रेन में बैठने की वजह से मेरा जो डिस्टेंस है ट्रेन के अंदर वो 0 का 0 ही था, ट्रेन जहाँ थी वहीं थी, पर मुझे बाहर देखने पे पता चल रहा है कि मेरी जो ट्रेन है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, जबकि तुम्हारे दोस्त को यानी तुम्हें लग रहा है कि ट्रेन पीछे जा रही है, आपसे पीछे जा रही है। आप यहाँ थे, आपसे पीछे जा रही है। लेट्स सपोज ट्रेन मूव यहाँ करके आई तो आपसे पीछे जा रही है, तो किसी के लिए वो सामने आगे जा रहा है और किसी के लिए पीछे जा रहा है। ये डिसाइड किस लिए है? सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है। वो पर्सपेक्टिव ही उसका रेफरेंस पॉइंट है। तुम्हारे दोस्त के लिए वो ट्रेन में बैठा है तो उस ट्रेन के हिसाब से उसका पर्सपेक्टिव है कि ट्रेन मूव कर रही है और मैं उसके साथ मूव कर रहा हूँ, मेरा और ट्रेन का डिस्टेंस 0 है लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे लिए क्या है कि ट्रेन पहले यहाँ थी, अब मेरे से पीछे जा रही है ट्रेन, ठीक है। अब ट्रेन मेरे से सेकंड टू सेकंड डिस्टेंस मेरे से बढ़ा रही है, तो वो रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट ही सब कुछ डिसाइड करता है कि क्या चीज़ कहाँ है, कैसे है, क्यों है। कोई भी थ्योरी है, जैसे आप अल्बर्ट आइंस्टीन की E=mc² की इक्वेशन जानते होंगे, वो भी कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट है। वो रेफरेंस पॉइंट अर्थ है, किस तरह ग्रेविटेशन और टाइम का एक ग्राफ बनता है, एक स्पेस बनता है, ठीक है, वो भी एक रेफरेंस पॉइंट है। प्लेनेट का डिस्टेंस भी रेफरेंस पॉइंट है कि हाँ अर्थ से इस प्लेनेट का डिस्टेंस कितने दूर है, तो वो रेफरेंस पॉइंट है। आपके घर से पूछूं कि किराना स्टोर कितनी दूर है तो आप बोलोगे 50 मीटर, लेकिन मैं सिर्फ बोलूं कि 50 किलोमीटर, मतलब मैं ये बोलूं कि किराना स्टोर कहाँ है, तो आप कैसे बताओगे? किसी भी चीज़ को जानने के लिए पहले उसका रेफरेंस पॉइंट जानना होता है, उसके बाद हम रेफरेंस पॉइंट को समझ पाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आते हैं वापस डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या बोलती है, अब इसे ध्यान से सुनना, ठीक है, कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या कह रही है। देखो, a reference point is a fixed point considered in line surface space so that motion can be described easily by locating the position of the object। ठीक, रेफरेंस पॉइंट वो एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि एक लाइन सरफेस पे कंसीडर किया जाता है, जिससे मोशन को इजी तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है बाय लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक पॉइंट को पोजिशनेट कर दो जिससे लोकेशन को डिस्क्राइब करने में आसानी होती है, नहीं को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे मैं बोला किराने की दुकान कितनी दूर है तो आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन जैसे बोल दिया कि मैं आपके घर से किराने की दुकान कितनी दूर है तो आप समझ गए कि हाँ कितना एग्जैक्टली आएगा। तो जब आप लोकेटिंग करते हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के, तो मोशन आपके लिए आसान हो जाता है, आप चीज़ें इजीली तरीके से डिस्क्राइब कर पाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटीज। समझ में आया? फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज आया कहाँ थे। ये फिजिकल क्वांटिटीज होता क्या, अचानक से क्या आ गया कि फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्या चीज़ है जो फिजिकल क्वांटिटीज है। समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ। इसे समझाने के लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्या पड़ी है, क्यों आया और क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेट सपोज आपके पास एक खेत है, ठीक है, ये खेत है। अब क्या किया, आपने इस खेत को नापा तो लेट सपोज इसका जो एरिया आ रहा है वो कुछ x आ रहा है, ठीक है। लेट सपोज इसका एरिया जो है आपने जब नापा तो वो x आ रहा है, ठीक। अब आपने इसे सेलर को बेच दिया, जो इसे मतलब खरीदने आया था उसे बेच दिया x एरिया के दाम पे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेलर गया अपने घर पे, खेत तो ही रहेगा। सेलर ने जब दाम खरीद लिया तो उसने इस फील्ड को दोबारा नापा खुद से। तो जब उसने नापा तो उसका जो आया तो वो बोल रहा है कि नहीं ये तो x नहीं है, ये तो y है। उसने नापा तो उसे लगा नहीं ये तो x नहीं, उसका कुछ y आ रहा था। अब इसमें डिस्प्यूट खड़ा हुआ कि आपने कुछ और कह के कुछ और बेच दिया आपसे, ठीक है। अब ऐसी कई सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी। कोई आदमी दर्जी का कपड़ा सिल रहा था तो वो बोल रहा है नहीं इतने मीटर का इतना होगा, वहाँ बोल रहा है कि नहीं हमारे यहाँ मीटर तो ऐसा है। तो इस पूरे चीज़ को एक स्टैंडर्ड मेथड देने के लिए सभी ने फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिस्कवर किया। इससे क्या होता है कि सारी चीज़ें फिजिकली एक क्वांटिटीज़ में मैटर हो सकती हैं, जिससे सारी चीज़ें डिस्क्राइब हो सकती हैं। अब ये हिस्ट्री का पार्ट है, फिजिक्स में इसे चीज़ें थोड़ी अलग है, ठीक है, समझते हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज आखिर आई क्यों, इसकी ज़रूरत क्या थी, ये ज़रूर समझ गए होंगे। इससे आपको समझने में आसानी होगी एग्जैक्टली क्या है ये चीज़।
ठीक है, मैं समझाता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी इसमें क्या है। इसमें क्या है कि स्केलर और वेक्टर दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, यह मेंशन है, स्केलर और वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी हैज मैग्नीट्यूड। क्या? स्केलर क्वांटिटीज हैज मैग्नीट्यूड। पहला है स्केलर। स्केलर मतलब, स्केलर यहाँ ये कहना चाहता है कि स्केलर क्वांटिटीज हैज अ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। समझ में आया क्या कह रहा है? शायद आपको समझ में आ रहा है कि यार ये अचानक से स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैंने कोई नंबर लिया, लेट सपोज नंबर है 5। सॉरी, जैसे मान लिया वो नंबर मैंने ले लिया क्या? 5। ठीक, मान लिया नंबर है 5। ठीक, 5 मैंने लिया। अब मैं इसके बारे में क्या है, ये क्या है? स्केलर है। क्या है? सिर्फ स्केलर। स्केलर कैसे है कि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है, 5 एक मैग्नीट्यूड है, 5 रुपए, 5 मीटर, 5 किलोमीटर, डिस्टेंस हो, टाइम हो, कुछ भी, 5 मिनट, तो ये एक मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसका। समझ में आया? ठीक, ये मैग्नीट्यूड है। अब वेक्टर क्या है? वेक्टर क्या होता है कि मैं 5 वेक्टर बोल दूं, तो क्या बोला है कि 5 मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन 5 किस साइड है? मैंने बोला है कि लेट सपोज आपका घर यहाँ है और यहाँ से एक मॉल है। ठीक है, लेट सपोज ये मॉल है। ठीक है, ये मॉल है। अब मैंने पूछा कि, पहले मैंने पूछा कि हाँ ठीक है, आपके घर से मॉल कितनी दूर पे है? तो आपने क्या बोला? 5 मीटर है, मेरे घर से 5 मीटर की दूर पे मॉल है। फिर मैंने पूछा कि 5 मीटर किस साइड, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, किस साइड? तो जब आपको डायरेक्शन भी बताना पड़े मैग्नीट्यूड के साथ, मान लें आपने डिस्टेंस बताया, लेकिन उस डिस्टेंस के साथ आपको वेक्टर भी बताना है कि एग्जैक्टली कितने दूर है या किस साइड है आपका मॉल, तो उसे वेक्टर बोलते हैं। जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाए तो उसे वेक्टर बोलते हैं। जब सिर्फ मैग्नीट्यूड हो कि हाँ कितनी दूर है, किस साइड है, वो नहीं बताना है, तो सिर्फ स्केलर होता है। समझ में आया? यही चीज यहाँ लिखी हुई है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको भी समझ लो। जैसे स्केलर में होता है स्पीड, मास, वॉल्यूम और टाइम। स्पीड किसी भी साइड हो सकती है, अपोजिट, लेफ्ट, राइट। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता, और टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। वो किसी भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई पता नहीं, लेकिन वेलोसिटी और वेट का डायरेक्शन होता है, और ये वेक्टर क्वांटिटीज में आता है। ठीक है, इतना समझिए कि ये सब बेसिक्स हैं फिजिक्स के। यही बेसिक फाउंडेशन है जो 9th में आप सीखेंगे, फिर 10th का बेस बनेंगे, जिससे आप CBSE के बोर्ड में अच्छा नंबर लेके आएंगे। लेकिन यही सारी बेसिक चीज़ें 11th में आप तैयारी कर रहे होंगे या क्लास पढ़ रहे होंगे, तो ये सब बातें बहुत काम आएंगी। यही बेसिक्स है जो वहाँ बनती है। अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे एग्जैक्टली डिटेल में, डेप्थ में, कि इनके पीछे क्या राज है, एग्जैक्टली क्या समझते हैं, तो वहाँ बहुत दिक्कत होगी। स्केलर वेक्टर बहुत छोटी चीज़ होती है 11th में, ठीक है, लेकिन आपको अभी से ही अपना बेस बनाते चलना है ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में। समझे? तो चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कि पैरामीटर्स ऑफ मोशन, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ये दोनों बातें हम समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, बात करते हैं। पहला है डिस्टेंस और दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है कि एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट होता है कि शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। समझ में? अब शायद एग्जैक्टली आपको नहीं समझ में आओ, इसको भी मैं एक अब बहुत बढ़िया तरीके से एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहता है। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया कि, एक सेकेंड, लेट सपोज मैंने बोला कि ये आपका घर है, ठीक, और ये रहा आपका स्कूल। ठीक, पहला है कि एक सीधा रास्ता है जो यहाँ से जाता हुआ, ठीक, और इसके कई सारे रास्ते और हैं। लेट सपोज एक रास्ता है कि वो इधर से करके इधर जाता है, एक रास्ता है जो इधर करके इधर जाता है, और एक रास्ता है जो इधर करके इधर जाता है। सबके अपने रास्ते हैं, ठीक है, अलग अलग रास्ते सारे हैं। अब क्या किया कि आपने इस A से B तक गए, लेट सपोज इस रास्ते से, ठीक है। अब लेट सपोज इस रास्ते का डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, और ये जो सीधी लाइन है इसका डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। समझ में?
हम समझाता हूँ। आपने एक्चुअल जो पाथ डिसाइड किया, मतलब चला जिससे, वो 10 किलोमीटर का था। तो आप जो भी पाथ से चले वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा, कि आपने इतने डिस्टेंस ट्रेवल करके वहाँ पहुँचे, समझ में। लेकिन जो आपका शॉर्टेस्ट पाथ है ये वाला, ये 6 किलोमीटर का था। तो किसी भी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुँचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है, सबसे छोटा जो होता है, उससे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, हो सकता है आप जिस डिस्टेंस से गए वही आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है आप सबसे छोटे रास्ते से गए तो आपका एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट पाथ दोनों सेम हो गए, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे, समझे। अब दोबारा इसके एसआई यूनिट याद रखना, मीटर होते हैं। इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। एसआई यूनिट मीटर, एसआई यूनिट मीटर, दोनों एक लेंथ नापने का तरीका है, इसीलिए दोनों का एसआई यूनिट मीटर ही है, समझ में आया। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक नहीं है, एक सवाल है जो आप, मुझे उम्मीद है आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे कर पाएंगे। ठीक है, सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सली ट्रू। पहला है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ये एक्चुअली मैं ऐसे लिखा है, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है करेक्ट नंबर डी है। कोई भी रास्ता शॉर्टेस्ट भी होता है और एक्चुअल भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। अब देखो, कोई भी पाथ शॉर्टेस्ट भी हो सकता है और एक्चुअल पाथ भी होता है, ठीक है। और अगर एक्चुअल पाथ शॉर्टेस्ट से बड़ा ही हो सकता है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट तो पहले ही डिस्प्लेसमेंट में ले सकता है, तो बड़ा हो सकता है, या फिर एक्चुअल पाथ और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकता है। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसे बॉक्स में कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो इसका आंसर है, एक सेकेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल ध्यान से पहले पढ़िएगा, समझिएगा, उसके बाद आंसर बताइएगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि एक फार्मर है, मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ द स्क्वायर फील्ड एट द एज ऑफ द साइड 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of the displacement of the farmer at the end of the 2 meter 20 seconds from the initial position? समझ में? अब मैं समझाता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहता है, ठीक है। समझो, पहले लिखो गिवन। कभी भी सवाल में जो भी डाटा दिए हुए पहले सवाल समझो फिर गिवन लिखो। क्या है, एक फार्मर जो है एक बाउंड्री, स्क्वायर बाउंड्री के अलॉन्ग मूव करता है, इसकी साइड लेंथ 10 मीटर है, 40 सेकंड में उस पूरे बाउंड्री को घूम लेता है। लेकिन बताना है आपको कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि अगर फार्मर 2 मिनट 20 सेकंड तक अपनी इनिशियल पोजीशन से बार बार उसी बाउंड्री में घूम रहा है, ठीक है। समझ में आया? अब इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले फार्मर के सबसे ज़रूरी है कि आप लिखें गिवन क्या दिया गया है, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, गिवन। एक सेकंड, पहले क्या लिखेंगे, गिवन, ठीक है। गिवन में क्या है कि लेंथ जो है साइड वाली वो कितनी है, 10 मीटर है, ठीक। एक बाउंड्री कितने में कन्वर्ट की, कितने में हो रही है, 40 सेकंड एक बाउंड्री में पूरी कन्वर्ट हो जाए। बताना कितने हैं, कितने टाइम पे बताना है, वो है 2 मिनट 20 सेकंड। ये हमारा गिवन डाटा है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि एग्जैक्टली इसमें कैसे करेंगे, क्या सोच है, अप्रोच क्या है इस सवाल को करने के लिए, वो समझेंगे, ठीक है। अब समझो, ये रहा आपके फार्मर का स्क्वायर फील्ड, समझ में आया। इसका जो पहला वाला लेंथ है ये वाला, ये आपका 10 मीटर, ये भी आपका है 10 मीटर, ठीक है। ये भी आपका है 10 मीटर, ये भी आपका है 10 मीटर, समझ में आया। अब यहाँ से अगर चलो, पहले मैं थ्योरेटिकली समझाता हूँ कि इसे बिना मैथ, एकदम लॉजिकल, बिल्कुल सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, समझो पहले, ठीक है। सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो बताऊंगा। अब देखो, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ से कोई आदमी चालू करता है और इसे 40 सेकंड में कर लेता है पहला राउंड। आपको कितने पूछा है, 2 मिनट 20 सेकंड। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 2 मिनट में 60 × 2 यानी 120, और कितना 20 सेकंड और है ना। एक सेकंड सवाल दोबारा देख लेते हैं, 2 मिनट 20 सेकंड, ठीक। अब 120 + 20 यानी 140,
40 सेकेंड्स। टोटल कितना चलना है? 140 सेकेंड हमें टोटल चलना है। ठीक है, कितना समझ में आ गया? 140 सेकेंड। अब देखो, अब मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। देखो, अब हम नया पेज लेंगे, वहाँ पर ये रहा हमारे फार्मर का फील्ड, इसकी साइड लिंक 10 है। अब ये चलना चालू करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ गया, 1 सेकेंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ गया कितने? 40 सेकंड, 40 सेकंड खत्म। फिर यहाँ से यहाँ गया, 40 सेकंड खत्म, 180। फिर 40 यहाँ गया, कितना गया? 120। यानी 120 पे क्या हुआ कि जहाँ से चालू हुआ था वहीं आके ख़त्म हो गया। समझ में आया कि फिर 40 गया, फिर 40 गया, फिर 40 गया और वापस वहीं यहाँ पर खड़ा हो गया। यानी 120 सेकंड में वो बार बार जहाँ से आ रहा था वहीं आके पहुँच गया। समझ में आया? अब बात करते हैं आगे। देखो, 40 सेकंड में यहाँ करना, यानी 10 सेकंड में यहाँ जाता होगा, 10 सेकंड में यहाँ, 10 सेकंड में यहाँ, 10 सेकंड में यहाँ। इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल टाइम पे जा रहा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, यानी 10-10 सेकंड में एक पार्ट कर रहा है, इसलिए 40 सेकंड में उसी पॉइंट पे वापस पहुंच जा रहा है। तो 20 सेकंड यानी 10 यहाँ जाएगा, 10 यहाँ जाएगा, यानी इस पॉइंट पे आके पहुंच जाएगा। समझ में आया? दूसरा पेज लेते हैं और फिर इसे समझते हैं। ये रहा फार्मर का फील्ड। ठीक, ये रही फार्मर की फील्ड। ठीक, हम पहुँचे कहाँ हैं एग्जैक्टली? हम पहुँचे यहाँ हैं। ठीक है, चालू यहाँ से किए थे और ये रहा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये था 10, ये था 10। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, आपको आसानी से आता होगा। पाइथागोरस थ्योरम मैं समझा देता हूँ एग्जैक्टली क्या करना है। यह क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। समझ में आए? यही वैल्यू है। अब यहाँ वैल्यू एग्जैक्टली आप पुट भी कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, ये अंडर रूट में चले जाएंगे। 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 100 यानी 200, जिसे हम एग्जैक्टली क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 10। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 10√2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में? दिस इज द आंसर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना? 10√2। मैं तुम्हें दोबारा इस सवाल को समझाता हूँ। देखो, एक फार्मर है, एक फील्ड यानी स्क्वायर फील्ड है, वो बार बार राउंड लगाता है। एक राउंड 40 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। तो पूछा है कि 2 मिनट 20 सेकंड में कहाँ पहुँचेंगे? 1 मिनट में, ठीक है, मैं स्लाइड भी चेंज करते रहता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो गए। 120 सेकंड है, 2 मिनट प्लस 20 सेकंड है, यानी 2 मिनट में 120 सेकंड प्लस 20 सेकंड यानी 140 सेकंड टोटल टाइम आपके पास आ गया। अगर एक राउंड 40 सेकंड में है तो फिर 40 करेंगे तो 80 हो जाएगा, फिर में पहुंचेगा। फिर 40 करेंगे तो 120 हो जाएगा, फिर में पहुंचेगा। 20 सेकंड और है, अगर 4 पार्ट में है तो 20, फिर 10-10-20 मीटर जा सकता है, वो पहुंचेगा कॉर्नर पॉइंट है। यहाँ से उसका हाइपोटेन्यूज, फिर फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का, उससे हम इसकी डिस्टेंस पता करेंगे, जिसका आएगा √2 इंटू 10। ठीक है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगी उस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पहुंचने का, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में? उम्मीद है समझ गए होंगे। पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? सोचो, एन ऑब्जेक्ट, सॉरी, ठीक, ये पॉइंट है कि एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? यस। अभी हमने देखा जब वो पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ जा रहा था तो क्या हुआ? 120 सेकंड में अगर पूछा होता तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होता। याद आया? अगर 120 सेकंड में उसने पूछा होता तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होता। तो इसके बड़े अक्षर में आंसर हम क्या लिखेंगे? एस। सेकंड, यस, इट इज द राइट। ठीक है, यही आंसर सही है। ठीक है, बस पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सॉरी, सवाल की जगह कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। पहला यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, पहले डेफिनेशन को बॉक्स में करें। देखो, जो भी डेफिनेशन है उन्हें याद नहीं करना है,
कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। अगर आप कॉन्सेप्ट समझे तो आप उसे लिख सकते हैं। कोई भी डेफिनेशन यहाँ कोई कुछ भी याद नहीं करने वाला है, सब कुछ आपको समझना है और समझ के लिखना है। इंग्लिश की कोई मैटर नहीं करता, आपको अगर चीज़ें आती हैं तो आप सब कुछ कर लेंगे। समझो कि पीछे सिचुएशन क्या है। अगर कोई डाउट होता है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सब कुछ पूछो, आप 9th के ऊपर का भी पूछोगे उसका भी जवाब देंगे हम। कुछ भी किसी भी लेवल का आप पूछ सकते हो। अगर आपको जानना है कि नहीं सर इसकी चीज़ कैसी हुई, नहीं ये तो क्यों ही आया, मैं क्यों पढ़ूँ इस चीज़ को, तो उसका भी जवाब आपको मिलेगा। तो आपको हर एक सवाल, हर एक चीज़, हर एक डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूँ यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, 1 सेकेंड, मुझे लगता है बॉक्स छोटा होगा। ये रहा यूनिफॉर्म मोशन, ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन होता है कि इट इज द मोशन इन विच द बॉडी, यूनिफॉर्म मोशन इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज द मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म, इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है कि किसी चीज को एक बेसिक फॉर्म में ले जाना। अगर आप पढ़ रहे हो, आप लगातार पढ़ रहे हो, एक फॉर्म पे पढ़ रहे हो, एक तरीके से कर रहे हो, उसे यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, किसी चीज को यूनिफॉर्म यानी एक तरीके से करना, उसे कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं, ठीक है। वही है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज एक जगह है जहाँ से आप जा रहे हो, ठीक है। मान लीजिए जगह है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि यहाँ से यहाँ गए 1 सेकंड में, फिर यहाँ से गए 1 सेकंड में, फिर यहाँ से गए 1 सेकंड में, यहाँ से गए 1 सेकंड में, और ये जो जितने पॉइंट बने इनके डिस्टेंस जो है वो सेम है, समझना है, सेम है। तो क्या हुआ कि 1 सेकंड में आप इक्वल डिस्टेंस कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। 1 यूनिट सेकंड में आप यूनिट डिस्टेंस कन्वर्ट कर रहे हैं। सपोज 1 मीटर है, 1 सेकंड में 1 मीटर कर रहे हैं। तो क्या है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर एक का डिस्टेंस सेम है, हर एक का टाइम जो है किसी एक खास डिस्टेंस को चलने का या मेजर करने का बिल्कुल सेम है, तो इसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? बढ़ते हैं अगले टॉपिक यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यही रास्ता वापस लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आपने पहले सेकंड में इतना चला, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे पे इतना, चौथे पे इतना। क्या है ये? लेट सपोज 1 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 0.5 है, ये 2 मीटर है, ठीक है। सारी यूनिट्स कितने हैं? मीटर में, समझ में? आप क्या समझे कि पहले 1 सेकंड में इसने 1 मीटर किया, दूसरे सेकंड में 3 मीटर कर दिया, तीसरे सेकंड में आधा मीटर किया, चौथे सेकंड में 2 मीटर किया। क्या? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सारे का जो टाइम था किसी डिस्टेंस को कन्वर्ट चलने का या ट्रेवल करने का, मेजर करने का, वो सेम था, लेकिन सबका डिस्टेंस अलग अलग था, यानी अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। समझे? फिर से डेफिनेशन को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। समझ लो, यूनिफॉर्म मोशन इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल इसका मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखता हूँ आप कितने समझे हैं, ठीक है। आपको बताना ही है, किसी भी काम को दिया जा रहा है उसे करें, नहीं करेंगे नंबर आपका नहीं आएगा, बाद में परेशान आप होंगे, ठीक है। तो हर एक का जवाब आपको कमेंट में देना है, जो भी मैं पूछूंगा, ये कंपलसरी है आप सभी को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, अगला टॉपिक है पैरामीटर्स में है स्पीड और वेलोसिटी। समझा? स्पीड और वेलोसिटी की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते हैं, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी, इन दोनों में आखिर डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली है भी क्या, ये भी हम समझेंगे। स्पीड इट इज द रेट, एक सेकंड हाईलाइट कर देता हूँ। स्पीड क्या है? स्पीड इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन ए यूनिट टाइम, इट इज द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, डिनोटेड बाई एस, डिनोटेड बाई बी, इट एसआई यूनिट इन किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। इसका भी SI यूनिट सेम है, किलोमीटर पर आवर और पर सेकंड। ये उसके दोनों फॉर्मूले हैं, ठीक है। फॉर्मूले याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप वेलोसिटी समझ जाते हैं, स्पीड समझ जाते हैं, तो फॉर्मूला खुद ही बन जाता है अपने आप, सब कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक, बिल्कुल भी। आप चलिए इससे समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। सिंपल है, फॉर्मूले से ही आप समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है। मैं बताता हूँ। स्पीड क्या है? डिस्टेंस,
बड़ा डी डिस्टेंस होगा, स्मॉल डी डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी एक फिक्स टाइम पे, एक यूनिट टाइम पे आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, यही स्पीड होता है, ठीक है। एक फिक्स टाइम पे आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वही आपका स्पीड होता है। और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब आप फिक्स टाइम पे किसी एक यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाते हैं, लेकिन उसके शॉर्टेस्ट पाथ को कवर करने का कितना टाइम लगता है उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा वेलोसिटी आती है। यानी एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम पे कितना वेलोसिटी पे जा रहा है, वही कितने स्पीड पे जा रहा है, वही उसकी वेलोसिटी है, ठीक है। ये वेक्टर है, समझ में, वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि स्पीड डायरेक्शन मैटर्स नहीं करता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन भी मैटर करता है, इसीलिए वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। समझ में? दोबारा हो सके तो आप डेफिनेशन पढ़ लें, ठीक है। स्पीड क्या है, इट इज द रेट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, it is the rate of the displacement covered in a unit time, it is a scalar quantity, it is a vector quantity, it is denoted by s, it denoted by v, it is SI unit kilometer per hour or meter per second, its SI unit is kilometer per hour। sorry एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम समझेंगे, ठीक है। चलिए समझते हैं, पहले डेफिनेशन को पढ़ेंगे, डेफिनेशन को बॉक्स में कर लेते हैं। पहला है डेफिनेशन, ठीक है, एवरेज स्पीड इज अ टोटल टाइम टेकन। एक सेकेंड पहले बॉक्स कर लेते हैं, 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल distance traveled by the distance divided by the total time taken. Average velocity is defined as the total displacement divided by the total time taken. समझ में? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी का टर्म है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर वापस डेफिनेशन को वापस आएंगे हम डेफिनेशन पे, एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या कह रहा है, ठीक है। अब आते हैं समझने पे। एवरेज स्पीड ऑफ एवरेज, ठीक है, एवरेज स्पीड, एक सेकेंड इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एवरेज स्पीड, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में है? आप किसी यहाँ से गए, फिर यहाँ रुके, फिर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गए ऐसे गए, फिर यहाँ रुके, फिर ऐसे गए, फिर यहाँ गए, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, फिर वापस ऐसे के बगल आकर रुके। तो आपको टोटल डिस्टेंस लेना है, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ ले लें या फिर ऐसे करके यहाँ से यहाँ ले लें, ऐसे कर लें ऐसे कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, ठीक है। आपको एग्जैक्ट टोटल डिस्टेंस लेना है, प्लस करना है, सबको ऐड करना है, ठीक है, उसके बाद होगा। ऐसे मैं मानता हूँ, देखो उस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप यहाँ से गए, यहाँ 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 गए, फिर यहाँ पहुँच गया। तो आप यहाँ से चालू किए यहाँ, तो आपको इसे भी ऐड करना है, इसे भी ऐड करना है, इसे भी ऐड करना है, ऐड करना है सभी को, ठीक है। उसके बाद आपका टोटल डिस्टेंस आएगा, फिर सभी के टाइमों को भी ऐड करेंगे, उसके बाद आपका टोटल टाइम आएगा, फिर उस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो आपका एवरेज स्पीड आएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जिन्होंने एवरेज स्पीड, समझे, एवरेज स्पीड। अब क्या है, अब है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है इसे समझेंगे आप, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी, ओके। एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज। अब देखो आप कितने भी पाथ गए, यहाँ 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 गए, आप यहाँ आपका इसका यही एग्जैक्ट पाथ होगा। ये डिस्टेंस हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, यही टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको यही देखना है, उसके बाद आपको सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम को पुट करेंगे, आपको एवरेज वेलोसिटी दिख जाएगी, समझे। तो डेफिनेशन को दोबारा पढ़ेंगे, ठीक। क्या है, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस, 1 सेकेंड। एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस traveled divided by the total time taken. Average velocity है कि define as total displacement divided by the total time taken. Exactly, समझ में? Total distance upon total time, total displacement upon total time. आप definition को समझो,
पहले इस स्पीड भी था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब एवरेज आ गया तो टोटल आप 1 को ऐड कर दो, फिर 1 टाइम को ऐड जाओ तो वो एवरेज बन जाता है। और नॉर्मल है तो सिर्फ डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। एवरेज में सिर्फ आप चीज़ों को ऐड कर देते हो और नीचे भी ऐड कर देते हो, टाइम और डिस्टेंस दोनों को, ठीक है। तो एवरेज में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है एक सवाल, इसका आंसर हम देखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आते हैं सवाल पे। सवाल क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर ईस्ट देन 40 मीटर नॉर्थ एंड इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट द फर्स्ट एवरेज स्पीड, दूसरा है कि एवरेज वेलोसिटी, दोनों कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहले सवाल को पढ़ेंगे अच्छे से। 30 मीटर ईस्ट फिर 40 मीटर नॉर्थ, 20 सेकंड में किया है। अब आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको बतानी है एग्जैक्टली कि क्या क्या है, ठीक है। अब चलिए इस सवाल को समझते हैं, ठीक। फिर ले लेता हूँ, ठीक है, और अब आपको मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली कैसा है ये, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट चलेंगे, कितना 30 मीटर, नया पेज ले लेते हैं वहाँ से ज़्यादा, ठीक है। पहले क्या किया कि ईस्ट चला मैं, ठीक है 30 मीटर, उसके बाद नॉर्थ चला 40 मीटर, ठीक, यही है। ये है 30 मीटर और वो है 40 मीटर। एक सेकंड, ये है 30 और ये है 40 मीटर में, ठीक। हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा था। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, टाइम है 20 सेकंड, ठीक है। टाइम कितना दिया है, टाइम है 20 सेकंड, ठीक है। दो चीज़ पूछा है, पहला और दूसरा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, ठीक। यही सवाल है, एग्जैक्ट यही सिनेरियो है और आपको यही समझना है कि इसमें क्या करना है एग्जैक्टली, आप समझेंगे। फॉर्मूला पे जाएंगे, सबसे पहले बात करेंगे एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड में क्या था, आप याद करो कि एवरेज स्पीड में क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पहले नॉर्थ गया 30 फिर 40 गया, पहले ईस्ट गया 30 फिर 40 गया, यानी टोटल कितना होगा 40 प्लस 30 यानी 70, ठीक है। क्या हो गया यहाँ वैल्यू 70। टाइम कितना था 20 सेकेंड, बस ये आंसर होगा इसका। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 70/20, 0 से 0 कट गया, 2 3 जा 6, 1 कैरी 1 5, 2 3 जा 6, 1 कैरी 3 5 जा 15, ठीक। तो एवरेज स्पीड की वैल्यू 3.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यही आपका एवरेज स्पीड के आंसर है, इसे हम कर लेते हैं बॉक्स में, समझे। अब दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा था एवरेज वेलोसिटी को निकालना है, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी आपको शायद ध्यान होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या एग्जैक्टली होता है, ठीक है। मैं आपको याद दिलाता हूँ, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, समझना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पहले नॉर्थ गया 30, ये 30 ये 40, डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक होते हैं, तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकालेंगे, ठीक है। लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस हमें निकालना है, ये हो जाएगा अंडर रूट में, क्या है पहले 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर निकाल, अब स्क्वायर भी एक एक चीज़ सिखाऊंगा कि बस स्क्वायर कैसे निकालना है। देखो 30 × 30 करके आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। नॉर्मली कर मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो नहीं समझ पा रहे, बिल्कुल बेसिक से शुरुआती क्लास है, सब कुछ समझेंगे। पहला समझो, 0 × 0 0 × 0 मल्टीप्लाई करें 3 0 0 3 3 9, कितना आ गया 900, समझ में आया, इतना शायद समझ में होगा। अब क्या करते हैं, 40 का स्क्वायर निकालते हैं, 40 × 40, 0 0 4 0 4 4 60, कितना है 1600, 1600, ठीक। अब देखो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी थी, 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर यानी 900, उसका स्क्वायर यानी 1600, 16 9 25 यानी 2500। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5, और ये 100 को क्या लिख सकते हैं 10 × 10, ठीक।
अब क्या हुआ कि 5 का स्क्वायर हो गया इंटू 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक। √5 इंटू 10 का स्क्वायर हो गया। अंडर रूट को क्या लिखते हैं 1/2 के पावर में, यानी 5 इंटू 10 के पावर 1/2 का स्क्वायर। मल्टीप्लाई में था ये और ये कट गया, बचा कितना 5 इंटू 10 यानी 50। ये हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब एवरेज स्पीड की बात थी, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट 50, टोटल टाइम 20, 0 0, 2 2 4, 2 5 10, यानी एवरेज स्पीड की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसे कर लेते हैं बॉक्स में, ये हमारा आंसर होगा। एक सेकेंड, बॉक्स छोटा बन गया, ये रहा हमारा आंसर। शायद अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था, ठीक है। सिंपल है, मैं इससे एक बार तुम्हें दोबारा रिमाइंड करता हूँ। 30 मीटर रेस चला, 40 मीटर नॉट चला, 20 सेकंड में उसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले क्या डाटा गिवन दिया है उसे लिखेंगे कि 30 में से 40 में से टाइम दिया, सारा डाटा लिखे। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस सीधे सिंपली ऐड कर लेंगे, 30 + 40 = 70, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे और इसे कैलकुलेट कर लेंगे, तो एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकंड। सिंपल है। एवरेज वेलोसिटी को करने के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के बाद फिर हम पहुंचेंगे क्या फार्मूले में क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी इतना, ठीक है। हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी, समझे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। एक सवाल और है, ठीक है, इस पे पढ़ते हैं पहले। ये सवाल क्या कह रहा है, इसे हमें क्या सीखना है और क्या जानना है, ठीक है। पहला ध्यान से, ये सवाल थोड़ा बाकी क्वेश्चन के एक लेवल ऊपर है, तो इसे ध्यान से समझेंगे और जानेंगे, ठीक है। पहला है, अनामिका वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड ऑफ हर ट्रिप टू बी 40 किलोमीटर। समझे। हो सकता है आप एक एक पॉइंट लिखा करें तो भी आपके लिए बहुत फायदा है कि जाते समय उसके एवरेज स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट द डिस्टेंस लेस ड्यू टू देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 50 किलोमीटर। आते समय क्या बात हुई, एवरेज स्पीड क्या हो गई 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन रूट सेम है, ये दिमाग लगाएंगे कि सेम रूट है, यानी डिस्टेंस d1 और d2 = d है, यानी सेम है, दोनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है। समझ में आया आपको बात, ठीक है। अब क्या निकालना है कि एवरेज स्पीड ऑफ द अनामिका ट्रिप, समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक। टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समझ में, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखते हैं पहले दोनों का, एक का टाइम जाने का टाइम t1 है, दूसरे का जाने का टाइम t2, ठीक है। अब निकालते हैं t1, ठीक। t1 पे जाते हैं पहले, t1 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d1/40। अब t2 पे जाते हैं, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d2/50। समझे मेरी बात। बढ़ते हैं आगे। अब हमें पूछा क्या है, हाँ एक सेकंड, एवरेज स्पीड पूछी है ना। एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मेरे पास टोटल टाइम आएगा, टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा d1 + d2 = पहली बात d1 d2 d के बराबर है, तो d1 + d2 क्या हो जाएंगे 2d हो जाएंगे। ये जगह देखा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब फॉर्मूले पुट करेंगे कि एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना है 2d, टोटल टाइम t1 + t2। समझ में।
अब देखो 2D T1 क्या है, तो दूसरे पेज में पुट करते हैं, ठीक है। 2D T1 क्या है, T1 पहले समझेंगे। T1 है D/40, 2 है D/50, समझे। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में फिर एक बार आपको सब कुछ बेसिक से बताऊंगा कि एलसीएम कैसे एग्जैक्टली लेना है, ठीक है। फिर आप समझ जाएंगे एलसीएम कैसे लेना है। फिर दोबारा मैं जल्दी जल्दी करूँगा इस चीज़ को। 30 और 40 दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 15 20, 2 15 10, 2 15 5, 5 3 1 और यहाँ होगा 3। समझ में क्या है, 2 × 2 × 2 × 5 × 3। ये पहले 3 ले सकते थे, ठीक है। पहले 3 कैसे भी हो सकता है। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24, 24 × 5, 5 × 4 = 20, 2 कैरी। ओ सॉरी, डाटा गलत ले लिया मैंने। एक मिनट, सॉरी, मिस्टेक हो गया। 40 50 था यार, एलसीएम 40 50 का लेना था। एक सेकेंड, 40 और 50 का एलसीएम लेना है हमें। 2 20 25, 10 15, 5 15, 5 25, सॉरी 5 5 फिर 5। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, 40 × 5, 5 × 0, 5 × 4 = 20, यानी 200। इसका एलसीएम कितना आएगा, 200, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 200, ठीक है। अब एवरेज स्पीड 2D यानी D, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 200, ठीक। यहाँ 30 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेगी 200 आ जाए, सॉरी 40 को 5 बार यानी 5D, और 4 को 4D, 5 को 4 टाइम, ठीक। तो 2D / 9D × 200, D से D कट गया, ठीक। अब 400 बाई 1 सेकेंड, एग्जैक्ट क्या था, 2/9 × 200, ठीक है। 2/9 × 200, ठीक। 400/9, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया। एवरेज स्पीड यानी 400/9 मीटर/सेकेंड। इसे और सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सवाल था जो थोड़ा सा टफर साइड में आता है, मतलब ये सवाल काफ़ी अच्छे सवालों में मान जाता है। कुछ नहीं, आपको सिंपल जो भी फॉर्मूलेज बताए गए थे उनको थोड़ा एक बार रिमाइंड करके थोड़ा सोचना था। एवरेज में क्या होता है, सिंपली आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो नॉर्मली समझते हैं, एवरेज में बस कई सारे डिस्टेंस अपॉन स्पीड होते हैं, उनको एक साथ ऐड करना होता है। जस्ट सिंपली वन थिंग, ठीक है। कई बार उसे ऐड करना होता है, यही एवरेज वेलोसिटी होती है। बहुत सिंपल था, इसे आप समझे होंगे, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो है, इसके बाद की कहानी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। शायद यही कहानी थी हमारी, और अगली कहानी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक। एक सेकेंड। तो दोस्तों मैं अभी चलने वाला हूँ, और अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे और भी सारी चीज़ें जो इसके अंदर आती हैं। अराउंड 2 से 3 पार्ट इस चैप्टर के बनेंगे। फिर उसका क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, थ्योरीज, नोट्स दिया जाएगा। ध्यान रखें नोट्स को कॉपी ना करें, नोट्स पहले खुद सॉल्व करें। सवाल एक ही वैरायटी के एक ही सवाल डालें, बार बार कई सारे सवाल ना डालें, ठीक है। पहली बात मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ। सेकेंड, ठीक है।
आप सभी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। जो भी समझाया गया है उसे एक बार अपने जो भी स्कूल के नोट्स होंगे उसमें अगर कुछ छूटा हो, कुछ और आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उसमें ऐड ऑन करेंगे। जो भी जिस टाइप के सवाल स्कूल में नहीं कराए होंगे उसे ऐड ऑन करेंगे। एक क्रिस्प नोट बनाएंगे जो आपको खुद से बनाना है, कहीं किसी से कॉपी नहीं करना है। कॉपी करने से आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है, आपको खुद सब कुछ बनाना है, समझना है, ठीक है। और मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी सवाल, जो भी क्वेरी कमेंट में पूछेंगे उनका सारा जवाब मैं पर्सनली आपको सब कुछ दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पहली क्लास फिजिक्स की समझ में आई होगी। कोई भी हेल्प, कोई भी ज़रूरत हो तो ज़रूर एडुस्फेयर के कमेंट में आप जाके उसे फील फ्री बोल सकते हैं और हम उसका सलूशन ज़रूर देंगे, ठीक है। धन्यवाद।